नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आपको पता है आर एस अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ सॉल्व ट्रिक एंड बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए थे। परसेंटेज हमारा चैप्टर चल रहा है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण मतलब फेस हुए? देखिए 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो बॉयज हैं, जो लड़कियां हैं, सॉरी, जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं? 900 हैं। जो बॉयज हैं वो कितने हैं? 1100 हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसने ये पूछा है क्वेश्चन में कि फेल वाले अनुत्तीर्ण, क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है अनुत्तीर्ण, मतलब कि इसका मतलब होता है फेल वाले का यहाँ परसेंटेज पूछा गया है, क्या होगा? आपको मालूम है 900 लड़कियां हैं, 1100 क्या है? लड़के हैं। इस 900 में से 40% लड़कियां पास हुई हैं। जब 40% अगर पास होंगी, मुझे बताओ, अगर जो पास वाले हैं अगर वो 40% होंगे तो फेल वाले क्या होंगे? फेल वाले आप कहोगे सर कितना होंगे? 60% होंगे लड़कियों के मामले में। अगर लड़कों की बात की जाए तो इसमें 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। अगर 50% लड़के पास हुए हैं तो 50% ही क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। तो हमको इस फेल वाले से मतलब है, इस वाले क्वेश्चन से मतलब है। तो हमें अगर फेल वाले का परसेंटेज निकालना है तो 900 को निकाल लो आप 60%। कितना? 60%। कितना आ जाएगा आपका? 540 हो गया यहाँ पे। 1100 का 50% मतलब आधा होता है, मालूम है। जब 50% पास हुए हैं तो 50% फेल हुए होंगे। तो डायरेक्ट आप 1100 का 50% निकाल लो या 1/2 कर दो, आप कितना आ जाएगा? 550। 550। अब अगर हम टोटल बात करें, टोटल टोटल फेल कितने हो जाएंगे? 540 से 550 जोड़ दो, यानी कि 1090 विद्यार्थी वो हैं जो कि क्या हो गए? फेल हो गए हैं। अब फेल परसेंटेज पूछा है तो फेल कितने हुए हैं? 1090 हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 1100 और 9 कितने हो जाएंगे? 2000। इंटू परसेंटेज के लिए 100 लगा दो यहाँ पे। ये से ये 2 जीरो कटा है, इससे कट गया। 2 को भाग दे लो इसमें, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी 54.5% ऐसे विद्यार्थी हैं। कौन है? जो फेल हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हों तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बतानी। देखिए ये वेन आरेख, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना तो सबसे बढ़िया तरीका हमको हल करने का क्या है? वेन आरेख से। वेन आरेख। आप सोचेंगे सर ये वेन आरेख क्या है? बताता हूं मैं आपको। देखिए वेन आरेख मतलब क्या होता है? डायग्राम बना के। कैसे डायग्राम बना के होता है? पहले चीज क्या है, आप देखो क्वेश्चन को, देखो बहुत गौर से। 70%, 60% विद्यार्थी इंग्लिश में, तो हमने 2 गोले बना लिए। एक यहाँ से इसी इंग्लिश का बना लिए, फिर एक ये बना लिया गणित का। ये हो गया आपका इंग्लिश का, ये हो गया आपका मैथ का। 60% विद्यार्थी इंग्लिश में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। कह रहा भैया 60% जो है ये इंग्लिश में
और 70% जो है वो गणित में। अब मुझे जरा एक बात बताओ आप, अगर 60% उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए हैं, ये क्या है, पास वाले हैं, ये भी पास वाले हैं, तो मुझे ये बताओ गणित में फेल कितने हुए होंगे? तो आपने ये बताया कि सर अगर इतने पास हुए हैं तो 30 क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। तो हमने फेल वाली यहाँ पे लिख लिया। अब दूसरा बना, देखिए दूसरा बना रहा हूं मैं आपको। यहाँ हम पास वाले से कर रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं फेल वाले से। हमें मालूम पड़ गया 70, अगर 60% अगर इंग्लिश में पास हुए हैं तो 40% क्या हुए होंगे, ये क्या होंगे, फेल वाले होंगे। और अगर 70 गणित में पास हुए हैं तो 30% यहाँ पे फेल हुए होंगे। क्या है ये है फेल वाले। अब आपको ये पता है कि दोनों विषयों में कितने फेल हुए हैं, दिया है क्वेश्चन में दोनों विषयों में 20% फेल हुए हैं। कितने, 20%। अब मुझे एक बात बताओ भाई, केवल इंग्लिश में 40, टोटल इंग्लिश में कितने हो रहे हैं, 40% फेल हो रहे हैं, गणित में 30% फेल हो रहे हैं, और दोनों विषयों में मिला के 20% फेल हो रहे हैं। तो अगर हम ये आपसे कहें कि पास होने वाले क्या है, मतलब फेल होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, फेल विद्यार्थी, आप क्या करोगे, 40 और 30 को जोड़ दोगे और -20 कर दोगे, क्योंकि ये तो 20 क्या है, इधर भी काउंट कर लिया आपने, इधर काउंट कर लिया, तो आप क्या करोगे कि केवल इसको एक बार ही काउंट करोगे। तो 40 और 30 कितना हो गया, 70, 70 में से 20 गया, कितना गया, 50। हमें ये मालूम पड़ गया 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि एक या दोनों में, एक या दोनों में फेल विद्यार्थी हैं। कितने, 50%। तो दोनों विषयों में पास वाले कितने होंगे, जब 50% फेल वाले हैं तो पास वाले कितने होंगे। आपने कहा जी 50 वाला 100 पूरा परसेंट होता है, 100 में से 50 घटा देंगे तो 50% क्या आएगा। इसी 50% की वैल्यू क्वेश्चन में जो आपको दी गई है वो है 2500। कितनी दी है, 2500। और क्वेश्चन में पूछा गया है कुल विद्यार्थी की संख्या, वो होती है 100%, तो 100% निकाल लो आप। अब आपको मालूम 50 से कितना हो रहा है, ये दोगुना हो रहा है, यहाँ पे इसको भी दोगुना कर दो, आप कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। और ये क्या होगा आपका आंसर। तो यहां मैंने आपको बताया फेल से, लेकिन आप इसी क्वेश्चन को पास से भी कर सकते हो। आप कैसे, आपको मालूम है 60% इंग्लिश में पास हो रहे थे, 70% हो रहे थे मैथ में पास हो रहे थे। दोनों विषयों में जो है, दोनों विषयों में 20% आदमी फेल हो रहे थे। और जब दोनों विषयों में 20% फेल होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80% कहीं ना कहीं वो या तो एक विषय में या दोनों विषय में पास होंगे। तो हमें मालूम पड़ गया कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 80%। समझना मेरी बात, पास वाले का बहुत गौर से समझना आप। अब ये मुझे बताओ कि 60% इंग्लिश में पास हो रहे हैं, 70% मैथ में पास हो रहे हैं, और 80% ऐसे बंदे हैं जो कि दोनों में पास हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, पास वाले अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा, देखो आप, 60 में प्लस 70 और इस 80 का माइनस कर दो आप, 7 6 13 -80 बराबर 50%। तो यहाँ से डायरेक्ट मालूम पड़ गया पास वाले कितने हैं, 50%। दोनों विषय में जो पास है कितने हैं, 50%। और 50% की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ पे दे रखी है कितनी, 2500 के बराबर। तो 100% निकालना है आपको, कितना हो गया, यहाँ से दो गुना हुआ है ये, इसको भी आप क्या करो, दो गुना कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ये आ गया। तो या तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप दोनों को क्या करो, पास पास, या फिर आप पूरी पूरे सवाल को पास में कन्वर्ट कर लो, या फिर पूरे सवाल को आप फेल वाले में कन्वर्ट कर दो। चाहे ऐसे निकालो, अगर ऐसे निकालोगे तो आपका ऐसे आएगा ऊपर वाले से, और फेल से निकालोगे तो इस तरीके से आएगा। बहुत अच्छा, बहुत से बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि केवल, जैसे ये मैथ लिखा हुआ है कि केवल मैथ में फेल, तो आप क्या करोगे, इस 40 में से 20 घटा दो, कितना आएगा, केवल 20। ठीक है, केवल मैथ में फेल, केवल मैथ में, केवल इंग्लिश में फेल, और इस 30 में से 20 घटा दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखो आप, ये क्या आ गया, केवल केवल मैथ में फेल, और ये वाला केवल इंग्लिश में फेल।
और देखो जोड़ोगे तो वही आएगा आपको 20 20 40 10 50, यानी कि फेल वाले कितने बंदे होंगे टोटल 50। 50 से आ रहा था फेल वाले, जब फेल वाले 50 है तो पास वाले कितने होंगे, 50 वाले भी 50 होंगे, क्योंकि परसेंटेज कितना होता है 100%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 103, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए जो परसेंटेज दिया इस क्वेश्चन में सारे में फेल फेल कर दिया है, तो बड़ी इसलिए हमें ये क्वेश्चन हमारा पहले के मुकाबले थोड़ा सा इजी है। पहले वाले में क्या था, दो कंडीशन क्या हुई थी, पास होने वाली दी थी और जो कॉमन कंडीशन थी वो फेल होने वाली दे दी थी। इसमें दोनों दो कंडीशन जो है वो फेल वाली है और जो कॉमन कंडीशन है वो भी फेल वाली है। देखो आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले क्या किया, कह रहा है कि गणित है और अंग्रेजी है। हमने यहाँ पे ये गणित का बना लिया और ये हमने बना लिया अंग्रेजी का। ये हो गया आपका मैथ का, ये हो गया इंग्लिश का। कह रहा मैथ में जो कितने 42% जो अभ्यर्थी हैं वो फेल हो जाते हैं। यहाँ लिख लिया आपने 42%, ये क्या है, ये फेल वाले। इंग्लिश में है 52% फेल हो जाते हैं, तो यहाँ हमने लिख लिया इंग्लिश में है जो 52% फेल हो जाते हैं। अब दोनों में, मैथ में और इंग्लिश में दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 17%। हमने यहाँ 17 लिख लिया। अब एक बात बताओ मुझे आप, ये 17 हम इसमें भी काउंट कर रहे हैं, मैथ वाले में भी और इंग्लिश वाले में, तो 17 को एक ही बार तो हम काउंट करेंगे ना। 17 को अभी हमने क्या करा है, जब केवल इंग्लिश की बात आई तो यहाँ 52 लिखा हुआ है, तो ये 17 क्या है, इस 52 वाले में भी काउंट हो रहा है, ये 17 इस 42 वाले में भी काउंट हो रहा है, तो काउंट तो एक ही बार होगा। जो चीज कॉमन होती है उसको एक ही बार काउंट करेंगे। तो ये फेल वाला है, ये फेल वाला है, ये भी फेल है, ये दोनों फेल हो रहा है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, एक या दोनों विषयों में फेल अभ्यर्थी, क्या करोगे आप, इस 42 को 52 को जोड़ो आप पहले, 42 प्लस 52, और जो कॉमन होता है, जो कॉमन है, जो दोनों विषयों में फेल है, क्या करेंगे, उसको यहां से घटा देंगे। इस 17 को यहां घटा दो आप, जोड़ लो आप, 5 4 9 2 4, 94 में से 17 घटाओ आप, कितना आएगा शायद 2 2 4 5 94 से 17 घटाओगे आप तो 7 और 7, 42 52, 2 2 4 5 4 9 17, 42 52 17, ठीक है। 42 और 52 जुड़ जाएगा, 2 2 4 5 4 9 हो जाएगा, 17 घट जाएगा तो 77 आएगा। 7 7 2 4 एक 2 9, ठीक है। अब वो कह रहा है, एक बात बताओ मुझे आप, तो क्या हो गया, ये आ गया 77% फेल वाले विद्यार्थी। एक विषय में फेल हो तब भी फेल होता है, दोनों में फेल हो तभी फेल होता है, तो हमने यहां से निकाली पास वाले, क्या है, दोनों विषयों में पास, या कह दो पास वाले, पास वाले के हो जाएंगे। भाई 70% जब आपके फेल हैं तो पास वाले कितने बचेंगे, आप 100 में से क्या करो 70 को घटा दो आप, कितना, 23%। और क्या कह रहा है, हमें मालूम पड़ गया हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज में जो बात कह रहा है कि 23% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास है। भाई पास तो वही होंगे जो दोनों में पास होंगे। अब ये तो है नहीं कि एक में पास हो गया दूसरे वाले में फेल हो गया, जो बंदा दोनों विषय में पास होगा वही पास होगा। तो 23% आ गया क्वेश्चन में। इस 23% की जो वैल्यू है ना, बड़ी आसानी से दी गई है, कितने के बराबर दी गई है, 46। कितने के बराबर दी गई, 46 के। आपसे 100% पूछा गया है, 100% निकाल लो, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है आपसे, कुल अभ्यर्थियों की संख्या। तो 23 दूना 46, दो गुना हो रहा है, इसका भी दो गुना कर दो, 100 दूने 200, यानी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 200। यानी कि टोटल अभ्यर्थी कितने थे, 200 थे, और यही आपका आंसर हो जाएगा 103 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ।
किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विज्ञान चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो तो कुल कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो, अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या करा, हमने मान लिया ये जीव विज्ञान हो गया आपका और ये हो गया गणित। कह रहा है जीव विज्ञान जिसने चुना है उसकी संख्या कितनी है? 72% है भैया। जिसने गणित चुना है उसकी परसेंटेज कितना है? 44% है। अब आपको ये मालूम है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने कॉमन चुना है, लेकिन हमें नहीं पता है। हमें पता ही नहीं है कि वो कॉमन विद्यार्थी कितने परसेंट हैं जिसने जीव विज्ञान और गणित दोनों को चुना है। अब मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज हमेशा अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो हमने जब देखा, अगर हम जीव विज्ञान प्लस गणित को हम जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा? 72 प्लस 44, 7 4 11 116 आ गया। तो भैया मेरे ये बताओ, परसेंटेज तो 16 होता है, लेकिन यहाँ तो अगर बात करें तो 116% आ रहा है ये। अगर हम जीव विज्ञान वाले को गणित वाले को जोड़ देते हैं तो 116% आ गया। और परसेंटेज अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100 से ऊपर आ रहा है ना 16, ये 16% ही ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों वाले हैं। कौन से? दोनों वाले, मतलब जिन्होंने दोनों विषयों को चुना है, यानी कि 16 ये कॉमन आ रहा है यहाँ पे। इस 16% की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी? 40 की। अगर कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो तो 16% बराबर 40 की। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? कुल अभ्यर्थियों की संख्या पूछी गई, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो 16% बराबर 40 के 100% निकालना है आपको। निकाल लो आप। 40/16 इंटू 100 कैसे काटेंगे? 4 चौको 16, 25 चौको 100, यानी कि ऐसे विद्यार्थी कितने होंगे? 250 ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्हों 250 टोटल विद्यार्थी होंगे यहाँ पे। चलते क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिसमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? देखिए, वे 40 छात्र हैं, 50 हैं और 60 है। अब कह रहा है कि इसमें से 10% उत्तीर्ण हुए। 3 सेक्शन है, मान लीजिए आप सेक्शन ए बी सी है, मान लीजिए ए बी और सी। ए वाले में कितने पास हुए? तो आपने बोला कि ए वाले में जो पास हुए हैं कितना परसेंट? 10% हुए हैं। तो 40 का अगर आप 10% निकालोगे तो बहुत आसानी से आप कह सकते हो कितना आएगा? 4 आएगा। बी वाले सेक्शन में कितने परसेंट पास हुए? इसमें बोल रहा है इसमें 20% है, तो इसका 20% निकाल लो भैया। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, ये कितना आएगा? 10 आ गए यहाँ पे। सी वाले में अगर निकालना है तो इसका भी कितना है? 10% पास हुई। तो 60 का 10% कितना आएगा? 6 ही आएगा। 6 आ गया। अब आपको मालूम है ये क्या है? ये पास वाले हैं। अगर हम टोटल पास की बात करेंगे तो क्या करेंगे? इन सबको जोड़ देंगे। तो 6 4 10 और 10 कितना हो गया? 20, यानी कि टोटल जो पास वाले कक्षा में, अगर हम टोटल की बात करें, यहाँ विद्यार्थी विद्यार्थी कितने हो जाएंगे टोटल? देखो 6 4 10 150। 150 विद्यार्थी में से कितने पास हुए हैं? केवल 20 पास हुए हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 150 हैं। पास कितने हुए हैं? केवल 20। निकालो परसेंटेज। परसेंटेज पास बराबर क्या आएगा? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 150 हैं। पास कितने हुए हैं? केवल 20 हुए हैं, इंटू 100। जीरो से जीरो कट गया। 3 पचे 15 और 20 पंचे 100। 20 दूना 40, 40/30, यानी कि 13 सही 1/3% जो है विद्यार्थी क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 105 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 106।
खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ? देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। या तो आप इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, या फिर आप इसको डाइट भी कर लो। लेकिन डाइट भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। देखो, हमने लिख लिया पहले और अब मतलब होता है वर्तमान। यहाँ पे हो गए मूल, और यहाँ पे आप बोल लो बिक्री मूल्य, और यहाँ आपने कर लिया राजस्व या आमदनी। राजस्व या कर दो आमदनी। कह रहे खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, 20% क्या होता है? 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 20% की वृद्धि हुई मतलब पहले क्या थी? पहले 5 थी, अब 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 6 हो गई। यानी पहले अगर मूल 5 रहा होगा तब कितना हो गया? 6 हो गया। जो बिक्री है उसकी, बिक्री क्या हुआ? बिक्री 15% कम हो गई। 15% की वैल्यू निकाल लो भाई आप। 15/100, 3×5 = 15 और 20×5 = 100, यानी कि 3/20। इसका मतलब ये हुआ पहले अगर बिक्री 20 हो रही थी तो अब 3 क्या हो गई? कम हो गई 20 में से। तो पहले अगर बिक्री 20 हो रही थी, अब, अब बिक्री 3 क्या हो गई? कम हो गई, यानी कितनी हो गई? 17 हो गई। अब एक बताओ मुझे आप, कोई खिलौना जिसका मूल्य 5 रुपए है और कितने बिक रहे हैं? 20 बिक रहे हैं। कोई खिलौना जिसका मूल्य 5 रुपए है, कितने बिक रहे हैं? 20 बिक रहे हैं। तो आप कह दो कितने पैसे आएंगे? 100 रुपए आ जाएंगे। अब वही खिलौना 5 रुपए से कितना हो गया? 6 रुपए हो गया, और बिक्री कितनी हो गई उसकी? 17 हो गई। तो 6 रुपए का खिलौना जो है 17 बिक रहे हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल? 102। हमें ये मालूम पड़ गया पहले अगर हम 100 रुपए कमा रहे थे तो अब कितना कमा रहे हैं? 102 रुपए। यानी क्या हो गया? डायरेक्ट आपको मालूम पड़ गया यहाँ से 2 रुपए या 2% की क्या हो जाएगी? इसके ओवरऑल जो इसका व्यापार है उसमें कमी आएगी 2% की। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये डाइट निकाल लिया है। देखिए परसेंटेज की जो हम गणना करते हैं हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में करते हैं, 100 से तुलना करके करते हैं। जब हमारा डायरेक्ट यहाँ पे 100 आ गया, ये 102 है, इसका मतलब हमें यही से मालूम पड़ रहा है कि जो ओवरऑल इसकी आमदनी है, जो इसका व्यापार है, जो इसका राजस्व है, जो भी आप मानो, जो भी आप समझो, वो 2% की क्या हो जाएगी? यहाँ पे कमी हो जाएगी। यही 2% आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जल्दी से। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पे, 5% खाद्यान्न पे, 15% यात्रा में तथा 10% कपड़ों पे खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? देखो भाई, 25, 5, 15, 10। कह रहा 25, 5, 15 और 10। ये क्या है? उसके खर्चे हैं ये। 25%, 5% और क्या है? 10%, 15, 10%। ये सब वो खर्च कर देता है अपना। उसका जो वेतन है, मान लिया हमने वेतन कितना है, माना हमने वेतन, माना जो वेतन है कितना है? वो 100 है। 100% मान लो या 100 मान लो आप। वेतन का 25% खर्च कर देता है, फिर 5% अलग करता है, फिर 15 अलग करता है, फिर ये 10 अलग करता है। अगर हम टोटल खर्च की बात करें, टोटल खर्च, तो क्या करोगे आप? इन सबको जोड़ दोगे भाई। 25 और 5 कितना हो गया? 30 और 10 40 और 15 55। यानी टोटल खर्च कितना हो गया? 55% हो गया। जब टोटल खर्च 55% है तो बचत क्या होगा? जरा मुझे बताओ आप भाई। आय जो है, आय कितनी है? 100 है। 100 में से अगर 55 वो खर्च कर रहा है तो बचे कितना? 100 में से 55 घटा दो आप, कितना बच जाएगा? 45% बच जाएगा। बचत कितनी है? 45%। इसी 45% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखी है 27,000 रुपए। कितने दे रखी है? 27,000 रुपए। भाई 27,000 रुपए बचा रहा है ना वो मासिक आय में से। और हमने परसेंटेज में अगर निकाला तो परसेंटेज में कितना बचा रहा है? 45%। तो 45% बराबर 27,000 के। क्वेश्चन में पूछा गया है अजय की मासिक आय हमने कितनी मानी थी? 100। तो 45% कितनी? तो 100% निकाल लो आप। कैसे निकालोगे? देखो, 2700 बटे 45
इंटू 100 कर दो आप यहाँ पे, ऐसे निकालते हैं हम। भाई परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब काटना है 5 9 पना, 9 पना 45, 9 तिया 27, ठीक है। अब ये काटना है तो 5 छक्का 30, यानी कितना आ जाएगा, 6 में 4 जीरो। उसका जो मासिक जो वेतन है कितना है, 60,000 रुपये उसका मासिक वेतन है। यही आपका 60,000 क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है, ठीक है जी। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिख देता हूँ। कौशल के 12%, नंदनी के 16%। भैया कौशल का 12% मतलब 12% किसका, कौशल का नंदनी के 16% के बराबर है। तो 16% ऑफ किसका, नंदनी। कौशल का 12% नंदनी के 16% के बराबर है, बराबर कर दिया हमने पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन, सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है, आधा कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब देखो, सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपये है, कौशल का मासिक वेतन उतना है। इसने ये बोल दिया जो सुरेश का है, सुरेश कितना है, 1.8 लाख रुपए है। तो हमसे कौशल का जो मासिक वेतन है वो हमसे पूछा गया है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौशल, नंदिनी और सुरेश का रेशियो निकाल लेंगे। इनके बीच में क्या, इनके बीच में संबंध है, क्या रिलेशन है, इनके बीच में जो वेतन जो बढ़ता है या जो इनको वेतन मिलता है उसका अनुपात क्या है, उसका रेशियो क्या है, किस रेशियो में इनको वेतन मिलता है। देखो कैसे करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो आप, कट गया ये। 4 तिहाई 12, 4 चौको 16। तो हमने क्या निकाला यहाँ से, इसको नीचे ले आएंगे तो अनुपात में बन जाएगा। कौशल और नंदनी के अगर हम वेतन अनुपात बात करें तो क्या आएगा, 4:3। निकाल लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर हम बात करें नंदनी और सुरेश का, तो क्या आ जाएगा आपका, 2:1 आ जाएगा यहाँ से, इस वाले से। अब आपको मालूम पड़ गया कौशल और नंदनी के वेतन का अनुपात मालूम पड़ गया, और नंदनी और सुरेश के वेतन का अनुपात मालूम पड़ गया, ठीक है। बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये नंदनी हो गया और ये हो गया सुरेश, 2:1 निकालना है, निकाल लो बड़े आसानी। कौशल, नंदनी और सुरेश। अब जिसको, जिसने रेशियो नहीं पढ़ा है ना, तो ये क्वेश्चन वो नहीं कर पाएगा। जिसने रेशियो नहीं पढ़ा है इस क्वेश्चन को फिर बड़े लॉन्ग टर्म से कर पाएगा वो। निकाल लो कैसे आएगा, 4×2=8, 3×2=6, 3×1=3, 4×2=8, 3×2=6, 3×1=3। कटेगा नहीं किसी से, इतना ही रहेगा, ये इससे ज्यादा कट नहीं पाएगा। 4×2=8, 3×6, 3×1=3। अब हमें मालूम पड़ गया कौशल, नंदनी और सुरेश के वेतन का अनुपात कितना आ गया, 8:6:3। क्वेश्चन में कह रहा है जो सुरेश का वेतन है, सुरेश का वेतन कितना आ रहा है, अनुपात में 3 आ रहा है। इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,08,000 की। कर लो, 1,08,000 के बराबर की दे रखी है। हमसे पूछा किसका क्या है, कौशल का। कौशल कितना आ रहा है, कौशल का कितना है, 8। 3 की वैल्यू दे रखी है, 8 की पूछी गई है। अगर देखा जाए तो यहाँ कितना गुना हो रहा है, 3×3=9, 3×3=9, 3×6=18, कितने गुना हो रहा है, 36 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा। यहाँ भी आप 36 गुना कर दो इसका, कितना आएगा, 8×8=48, 4, 8×3=24 और 4=28, 288 और प्लस 3 जीरो यहाँ चेप दो। यही आएगा आपका आंसर। किसका आ जाएगा, ये तो कौशल का। 2,88,000 रुपये जो है इनका, हम्म, 3 = 1,08,000 की। देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,08,000 हो गया। तो 36, 18 हाथ से लगा, 3×3=9, 10, 36 गुना हो रहा है। 8 का 36 गुना कर दोगे आप, 8×6=48, 8×6=48, 4, 8×3=24, 4=28। सही तो आ रहा है।
इसमें दिक्कत क्या आ रही है? कौशल का मासिक वेतन, सॉरी, देखिए अब इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा मिस्टेक दिया गया है। बच्चे यही यही गलती करते हैं। इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में बच्चे क्या गलती करते हैं, जो गलती मैंने की है ये गलती आप नहीं करना, क्योंकि मेरे चलो मैंने तो देख लिया कि इसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप भी शायद देख लो ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन गलती कर देते हैं। अगर कहीं कभी किसी ने आपका टेस्ट लिया जिसने ऑप्शन नहीं दिया तो आप तो इतना निकाल के बैठ जाओगे। उसने ये बोला है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि ये क्या है, वार्षिक वेतन है। क्या है ये? वार्षिक। ये क्या है? वार्षिक वेतन है। किसका? सुरेश का वार्षिक वेतन है 1,08,000। तो वार्षिक वेतन जब इसका 1,08,000 है तो एक महीने का वेतन क्या होगा? आप क्या करना होगा, इसमें आपको 12 से भाग देना पड़ेगा यहाँ पे। तो 12 से जब आप भाग दोगे इसमें तो 12 छंग 12 एक और 3 का, चलो इसमें ऐसे ही कर लो डायरेक्ट, रुको 1 मिनट। 12 का भाग दिया यहाँ पे, इसको हटा दो आप, तो ये आ जाएगा 130 बटे 12 इंटू 3 इंटू 8। अब इसे सॉल्व कर लो आप। कैसे करोगे? 3 से काट लो इसको पहले। 3 त्रिका 9, तीछंग 18, 12 36, 8 त्रिका 24, यानी कितना आ जाएगा? इसका जो वेतन आएगा वो कितना आएगा? 24,000 रुपये। किसका हो जाएगा? इनका कौशल का जो है मासिक वेतन कितना आ जाएगा? 24,000 रुपये। मैंने क्या करा था, यहाँ पे वार्षिक वेतन दिया हुआ था, उस वार्षिक वेतन पे ही निकाल दिया था। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन में जब आपको मासिक आय पूछी गई है तो वार्षिक वाले को आपको चेंज करना पड़ेगा मासिक आय में। जब चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 12 का भाग देना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ 12 का भाग दिया है। फिर मैंने देखा भाग देंगे करेंगे दिक्कत आएगी, फिर मैंने काट पीट के यहीं पे कर लिया पूरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109, कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16 3 की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत क्या है? देखो भाई, दो कंडीशन दे दी। पहले कंडीशन दी रखी थी, इसके बाद फिर क्या करा है उसने, उसी उसी पहली वाली कंडीशन में ही कुछ उसने कंडीशन डाल दी। कैसे? देखो, पहले और अब, यानी वर्तमान। पहले अगर उसकी हमने मान ली जो आय थी, समझना मेरी बात, आय अगर 100 थी, आय अगर हमने मान ली 100 थी तो 20% क्या करता था वो? 80% खर्च करता था। खर्च क्या हो गया आपका? 80 हो गया। तो बचा कितना? आपको मालूम, बहुत अच्छे से मालूम है, बचत कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अगर उस व्यक्ति की आय 100 रुपए थी, 80% खर्च कर देता था, कितना बचेगा? 20 ही बचेगा। अब वो ये कह रहा है कि उसने आय में क्या करा, उसने आय में, उसके खर्च में, सॉरी, खर्च में 37.5% की वृद्धि हुई। अब ये बताओ मुझे, आप यहाँ पे 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। समझना, ये क्या हो? खर्च में 37.5% की वृद्धि हुई, पहली बात। दूसरी बात, आय में 16 से 2/3 की वृद्धि हुई। आय जो है, आय 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की होती है 1/6। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 37.5% की वृद्धि हुई, 3/8 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 में 3 की क्या होगी? वृद्धि हो गई। जब 8 में 3 की वृद्धि होगी तो आय क्या हो जाएगी? आय जो है 8 3 11, 11/8 गुना हो जाएगी यहाँ पे। सॉरी, खर्च की बात कर रहा है, यहाँ खर्च में वृद्धि हुई। आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई। 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6, मतलब 6 में 1 की वृद्धि। कितना हो जाएगा? जो उसकी आय होगी, आय कितनी हो जाएगी? 6 1 7, 7/6 गुना। खर्च में 11/8, पहले के मुकाबले 11/8 गुना वृद्धि हो रही है। आय में पहले के मुकाबले 7/6 गुना वृद्धि हो रही है। बहुत इजीली हम निकाल देंगे। कैसे? आय में हमने क्या करा, यहाँ पे आय कितना कर दिया? 7/6 गुना कर दिया, 7/6 गुना। ठीक है। खर्च में कितने की हो रही है? खर्च में हो रही 11/8 का।
अब देखो आप एक चीज, ये जो भी चीजें होती हैं सारी रेशियो में होती हैं। किसमें होती हैं? रेशियो में। अगर 100 आए है, 80 खर्च हो रहा है, 20 बच रहा है, तो हम चाहें तो क्या करें, इसको यहाँ पे काट भी सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? देखो 20 25 100 कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पे 20 25 100, 20 चौको 80 और 20 एकम 20। हमने ये मान लिया कि उसकी आय 5 थी, खर्च 1 था और बचत 1 थी, क्योंकि क्या कह रहा है 80% खर्च हो रहा है। अगर 80% क्या वैल्यू निकालना चाहे, देखो अगर हम 80% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 80 बटे कितना आएगा, 100 आएगा। काट लो, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, मतलब 80% खर्च हो रहा है। 5 में से 4 खर्च हो रहा है, तो हमने 5 मान ली। क्या इसकी आय 4 खर्च हो रहा है कि बच्चे की बात तो ही आ जाएगी वहां से। अगर हमने ऊपर वाले को भी परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू से हल किया तो बात तो वही आ रही घूम फिर के। तो हमें ये मालूम पड़ गया आय कितनी आ गई, उसकी 5 आ गई, खर्च 4 आ गया, बचत 1 आ गई। अब कह रहा है इस 5 में 7 सही, 6/5 गुना करना है। तो आपने देखा कि 5 का अगर हम 7/6 गुना निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। तो एक काम करो, लगे हाँ तो यहाँ पे एक काम और कर दो आप, इसमें क्या करो, आप इन सब में 6 का गुणा कर दो। आप यहाँ भी 6 का कर दो, यहाँ भी 6 कर दो, यहाँ भी 6 का कर दो। तो ओवरऑल क्या है, क्या है आपकी आय, ये 30 हो गई, ये कितनी हो गई, ये 24 हो गई, और ये कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई। समझना मेरी बात। अब हम अगर 30 का 7/6 निकालेंगे, 6 पंचे 30, 7 पना 35, कितना आ गया, 35। अब आय कितनी होगी उसकी, 35 हो गई। 24 का अगर 11/8 निकालेंगे, 8 त्रिका 24 और 3 11 तिथे 33, ये कितनी होगी, 33 हो गई। और ये जो 6, इसको तो रहने दो। अब हमें ये मालूम पड़ गया कि आय हमारी कितनी हो गई, 35 हो गई। पहले आय कितनी थी हमारी, 30 थी। पहले खर्च कितना था, 24, अब कितना हो गया, 23 हो गया। तो वो पूछ रहा है, पहले वाले से मतलब नहीं है। कह रहा अब बचत जो है कितने परसेंट होगी, खर्च कितना, सॉरी, आय कितनी है 35, खर्च कितना हो रहा है 30, कितने बच रहे हैं, आपने कहा कितने पैसे बच रहे हैं, आपने बोला जी यहाँ से 2 रुपए बच रहे हैं। लेकिन लेकिन बचत का परसेंटेज पूछा गया है, तो 2 जो है इस 35 का कितने परसेंट है, यही तो पूछा गया है हमसे। लेकिन बहुत सारे टीचर जो हैं इसको गलत करवाते हैं। कहाँ गलत करवाते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको। 7 पना 35, 20 पंचे 100, कितना आया, 20 दूना 40/7, यानी कि 5 सही 5/7% की क्या होगी, अब अब बचत होगी। अब बचत प्रतिशत बराबर 5 से 5/7%। ये ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन टीचर क्या करते हैं, अगर ये पूछा जाए, अगर अगर ये पूछा जाए कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, टीचर वो ही बताते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए अब अब बचत में प्रतिशत वृद्धि, अब बचत में प्रतिशत वृद्धि, पहले बचत 30 5 6 32, सॉरी 1 मिनट, क्या कह रहा है, 109। तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितने परसेंट है, वर्तमान बचत तो हमने निकाल ली, बी ऑप्शन आएगा 109 का बी। और इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि देखिए बचत तो कमी आएगी ना इसकी, बचत इसकी जो है वो आएगी कम। कैसे, 1 मिनट 5 6 किया था, 6 पंचे 30, 24 4 6 कम 6, ठीक है, 6 आ रही थी बचत, अब बचत आ रही है इसकी 2। 6 पंचे 30 7 9 35, 8 त्रिके 24, 11 तिया 33, और बचत, तो बचत 2 आ रही है। पहले बचत 6 आ रही थी, अब 2 आ रही है। तो बचत में कमी आएगी, प्रतिशत कमी, या कमी कर लो आप। पहले बचत कितनी थी, 6 थी, अब कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी कि 4 की आ रही है। ये 4 जो है वो 6 का कितने परसेंट है, ये निकाल लो आप। 3 दूनी 6,
और 20, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, तो 200/3, यानी कि 66 - 2/3% की कमी। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, अब बचत पूछी गई है, नीचे वाला नहीं पूछा गया है, तो आप क्या निकालोगे? आप 5 से 5/3 7% ही निकालना, आपने यही होगा आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110, राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का, देखिए जब क्वेश्चन शेष आय तो थोड़ा सा इनको दिमाग लगाना पड़ता है वहां पे। बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं कैसे, देखो कौन है? राम है। हमने मान लिया राम की जो मासिक आय है कितनी है? 100 है। राम की जो मासिक आय जो है हमने कितनी मान ली? यहाँ पे 100 मान ली कि भैया वो 100 रुपए कमाता है, ये हमने मान लिया। परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हर चीज 100 ही माननी पड़ेगी। 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है, तो भैया हमें मालूम पड़ गया घरेलू पे। अब उसकी खर्च की बात कर रहा है यहाँ पे सारे, अब ये क्या बात कर रहा है? खर्च की। जो घरेलू आवश्यकताओं के खर्च कितना है? 20% है। अब मुझे ये बताओ, अगर 100 में से 20 वो खर्च कर देगा तो शेष कितना बचेगा? आपने कहा ये शेष कितना बच जाएगा? शेष बच जाएगा 80। ठीक है। फिर कह रहा है शेष आय का 15% पुस्तकों पे, शेष आय का। तो पुस्तक की अगर हम बात करें, पुस्तक पे क्या खर्च करना है, तो शेष कितना है? 80 है। 80 का कितना? 15% निकाल लो भाई, 15% कितना आएगा? 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15, यानी कितना? 12। शेष आय, पहले उसने क्या करा? टोटल आय उसकी 100 थी, 20% खर्च किया घरेलू वस्तुओं पे। फिर कह रहा है 20 खर्च करने के बाद शेष आया, तो 100 में से 20 चला गया, 80 बचा। 80 का 15% कितना हो गया? 12। उसने क्या करा है? शेष आय का जो है 12%, यानी कि 80 में से 12 रुपए उसने पुस्तकों में खर्च कर दिया है। अब फिर एक लाइन आ गई शेष आय। अभी बताओ पहले, 80 में से अगर 12 चले जाएंगे शेष अब कितने बचेंगे? 80 में से 12 चले जाएंगे तो शेष कितने बच जाएंगे? आपके शेष बच जाएंगे 68 रुपए। और फिर आया तो शेष आय का 30% कपड़ों पे। अब कपड़े पे वाली पे आ जाओ भाई। शेष आय कितनी बची है? 68। कितना परसेंट? 30% है ना कपड़े पे। 30% कर दो भाई, इसका लो, जीरो से जीरो कट गया। और 8 त्रिका 24 की 4 हासिल लगा, 2 छत्री 18 19 20, 20 आ गया। और एक अंक के बाद सुन लो, अब कपड़े पे कितना खर्च कर रहा है भैया? 20.4%। तो अब शेष आय कितनी बच गई आपको मालूम? तो पहले शेष कितनी बची थी? 68। 68 में इतना घटा दो तो कितना आ जाएगा? देखो आप, शेष कितनी बच जाएगी? 68 में से -20.4 घटा दो आप, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6 4 10 हासिल लगा, 1 1 1 7 और 3, 47 आएगा। शेष आ गया इतना। अब इतना शेष आने के बाद अब आपको मालूम है कि इतना परसेंट जो है आपके पास अब शेष बच गया है। अब उसने कहीं और खर्च नहीं कर रहा है वो। अब उसके पास 9,520 रुपये जो है बचते हैं। आपको मालूम परसेंटेज में कितना बच रहा है? 47.6 रुपये मान लो, परसेंटेज मान लो। इसी की वैल्यू कितने के बराबर है? क्वेश्चन में दे रखी है 9,520। 9,520। तो उसने पूछा था मासिक आय, मासिक आय कितनी मानी थी हमने? 100। 100 निकाल लो यहाँ पे, कैसे निकाल लेंगे? 9,520 बटे, अब देखिए 47.6, 47.6 इंटू 100। आप इसको काट सकते हो, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15 5। ये डायरेक्टली ये जीरो हटाओ, यहाँ एक जीरो लगा लो आप, ये 2 बार कट जाएगा। और 4 अंक, 4 जीरो, यानी कि उसकी मासिक आय कितनी थी? उसकी मासिक आय थी 2,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 110,
110 का सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। क्वेश्चन नंबर 111, नताशा अपनी मासिक वेतन का 45% खरीदारी पे खर्च करने का निर्णय लिया। ठीक है भैया, हमने मान लिया 111 नंबर क्वेश्चन है, नताशा है, उसकी जो आय हमने मान ली, आय कितनी मान ली हमने, 100 मान ली। अब ये कह रहा है कि जो खर्च कर रही है कितना, 45% कर रही है। अगर खर्च हमने निकाल लिया कितना हो गया, 45% हो गया भैया, मान लिया। का निर्णय लिया, 11,475 रुपए खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। अच्छा भाई, खर्च किए जाने वाली राशि हमने मानी कितनी, 45। अब 45 का कह रहा 60% निकालो आप, 60%, और जो भी आएगा यहाँ पे निकालने के बाद 45 का 60% निकालो आप। ठीक है, निकाल लो पहले आप। जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 5 नवा 45, कितना हो गया, 27। यानी कि 27 खर्च का 60% निकाला, 27 आया। यही 27 की वैल्यू, इस 27 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर दी गई है, 11,475 के, 11,475 के। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है नताशा का वेतन कितना, हमने वेतन माना कितना था, 100 माना था। 27 बराबर 11,475 के 100 बराबर निकाल लो आप। क्या करेंगे, 11,475 में 27 का भाग देंगे यहाँ पे और 100 का गुणा कर देंगे। अब भाग आप देख लेना, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, ये 425 बार कटेगा, कितनी बार, 425 बार। 2 जीरो यहाँ चेप दो, यानी कि कितना हो गया आपका, 42,500 रुपए जो है नताशा का मासिक वेतन है। क्वेश्चन नंबर 111, जल्दी से, 112। क्वेश्चन नंबर 112, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। देखिए, हमने मान लिया जो मिस्टर अग्रवाल थे उनके पास कुल धन क्या था, मान लो 100% था, मान लो आप। कह रहे अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दिया, पत्नी को इन्होंने दिया कितना, ऐसे लिख लो यहाँ पे, पत्नी को दिया इन्होंने 30%। शेष धन का आधा, भाई जब 30% पत्नी को दे दिया तो बचा कितना होगा, 70 बचा होगा, और 70 का आधा, 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, जो पुत्री है भाई, भाई समझना मेरी बात, अग्रवाल के पास 100% धन था, 30% उसने पत्नी को दे दिया, कितना बच गया, 70 बच गया। शेष धन का आधा, 70 का आधा कितना होता है, 35 होता है, 35% अपनी पुत्री को दे दिया। देखना आप, 35% किसको दे दिया, पुत्री को दे दिया, तथा बचे हुए धन को, अब ये बताओ, 30 पत्नी ने ले लिया, 35 इसकी पुत्री ने ले लिया, तो 30 और 35 कितना होता है, आप बोलोगे 65 होता है। पूरा धन है 100, 65 जा चुका है, कितना बचेगा, आपने बोला जी 35 बचेगा, कितना बचेगा, शेष, जो शेष बचा है अभी, अब कितना बचा है, 35 बचा है। शेष धन का, बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया, 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। अब जो ये शेष 35 जो बचा है, ये 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया, तो हमें मालूम पड़ गया प्रत्येक पुत्र को कितना मिला होगा, 7 रुपये। ये 7% धन बचा होगा। यहाँ पुत्र को हम कर लेते हैं और पुत्र की व्याख्या बता देता हूं मैं। 30 पत्नी को मिला, 35 पुत्री को मिला, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 65% आ गया।
65% निकलने के बाद शेष कितना बच गया? 35 बच गया। 35 को 5 पुत्रों में उसने क्या करा? बांट दिया, तो प्रत्येक पुत्र को कितना मिल गया? 7% मिल गया भाई। पुत्र कितने हैं? 5 हैं। पुत्र कितने हैं? 5 पुत्र हैं। और जब पुत्रों में धन बांटने की बारी आई, उस समय धन कितना था? 35% था। तो 35 में 5 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक पुत्र को 7% मिल गया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपए मिले हो, यानी कि कह रहा है 7% की वैल्यू कितने के बराबर है? 14,000 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा गया है? उसके पास कुल कितना धन था? 100% निकालना। निकाल लो भाई 100%। यहाँ कितना हो रहा है? आपने कहा 2 करा और 3 जीरो लगा दिए। यहाँ भी इसको 2 करो और 3 जीरो लगा दो, यानी कि कुल धन जो था उसके पास 2 लाख रुपए था। कितना था? 2 लाख रुपए अग्रवाल जी के पास शुरू में कितना धन था? 2 लाख रुपए। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 113। इस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूं एसएससी जीडी यूपीएसआई मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है मेरी डिक्शनरी में क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे है देखो आप। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हों तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि छात्र, छात्रा और छात्र ये क्या होते हैं? जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के साथ ना पढ़ पाए, छात्रा को बोलते हैं हम क्या? गर्ल्स। और छात्र को बोलते हैं बॉयज। ठीक है। कह रहा कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1000 है। इनका 2/5 भाग छात्राएं। कुल जो विद्यार्थी हैं कितने हैं? 1/1000 है। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1000 हैं। इनका 2/5 भाग क्या है? इनका 2/5 भाग छात्राएं हैं। तो भैया हमने इनका 2/5 भाग, इनका 2/5 भाग क्या है? छात्राएं हैं। इनका 2/5 भाग छात्राएं। तो हमने छात्राएं निकाल ली। छात्राएं, छात्राएं कह दो या कह दो इनको गर्ल्स कह दो। क्या होगा? इनका 2/5 कर दो इनका। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया? 400। अब टोटल विद्यार्थी 1000 है, छात्राएं कितनी आ रही? 400 आ रही हैं। तो आप बड़ा आसानी से जान जाओगे छात्र कितने होंगे। छात्र मतलब क्या होता है? बॉयज। भाई 1000 में 400 घटा तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। तो हमें ये मालूम पड़ गया 400 लड़कियां हैं, 600 लड़के हैं उस स्कूल में। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन को देखो बड़ी गौर से, कह रहा है कि 1/5 भाग इसका, इसका क्या? 1/5 भाग क्या है? 12 वर्ष से, समझना मेरी बात, 12 वर्ष से कम। 12 वर्ष से कम आयु है किसके? छात्र का 1/5 भाग। और इसका कह रहा है, इसका कितना कह रहा है? इसका कह रहा है 1/4 भाग। इसका कह रहा है 1/4 भाग। 12 वर्ष से कम है, 12 वर्ष से कम। लेकिन क्वेश्चन में हमें 12 वर्ष से कम वाले का नहीं बताना है। मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पे। क्वेश्चन में हमको बताना है 12 वर्ष से अधिक, 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने % विद्यार्थी हैं। टोटल आपको मालूम 1000 है। इसका 1/5 भाग 12% से कम है। तो आप क्या करो? अब इसका 1/5 भाग निकाल के इससे घटाओ नहीं। जब 1/5 भाग 12 वर्ष से कम है तो आपको मालूम है इसका 4/5 भाग किसका? इसका 4/5 भाग क्या होगा? 12 वर्ष से अधिक होगा। समझना मेरी बात, 12 वर्ष से अधिक। इसका जब 1/4 भाग 12 वर्ष से कम है तो 3/4 भाग कितना? 3/4 भाग कितना? इसका 3/4 भाग क्या हो जाएगा? 12 वर्ष से अधिक हो जाएगा। ये बात किस किस के समझ में आई या नहीं आई मुझे बताओ भाई। देखो,
टोटल भाग कितना है इसका, मान लो 5 है, तो 5 में से एक भाग जो 12 वर्ष से कम है, 5 में से एक भाग जो है 12 वर्ष से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4/5 भाग क्या होगा, 12 वर्ष से अधिक होगा। उसी तरीके से 1/4 भाग क्या है, 12 वर्ष से कम है, तो 3/4, भाई 4 में से चला जाए कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, तो 3/4 12 वर्ष से अधिक होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत इजीली इस 400 का 4/5 भाग निकाल लो आप, कितना आएगा, 5 चले 8 चौके 32, कितना हो गया, 320 हो गया यहाँ पे। और इसका निकाल लो आप, इसका और इससे निकाल लो, 15 450, कितना आ गया, 450, 320 450, जोड़ लो दोनों, आप दोनों को जोड़ लो, यहाँ पे दोनों जोड़ लो, दोनों कितने आ जाएंगे, 0 0 4 3 7 5 2 7, 770 जो विद्यार्थी हैं क्या है, 12 वर्ष से अधिक है, 12 वर्ष से अधिक। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। अब आप जान गए कुल विद्यार्थी कितने थे, 1000 थे, 770 विद्यार्थी क्या हैं, 12 वर्ष से अधिक है। तो 770 1000 का कितना परसेंट है, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो एक जीरो क्या करो आप, एक जीरो यहां से काट दो, एक जीरो यहां से काट दो, ये 100 था, ये 170 है, कितना आ जाएगा, 77% आ जाएगा। भाई यही तो पूछा गया है, 12 वर्ष से अधिक विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। आपको मालूम पड़ गया कितने हैं, कुल विद्यार्थी मान अगर 100 है तो कितने आ रहे हैं, इससे 12 वर्ष से अधिक वाले 77 है, तो 77% आ जाएगा। यही आपका आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 114, जल्दी से। दिया गया है ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। बहुत अच्छा है भैया, 10% है ए की आय बराबर 15 20, 15% है बी का और 20% है क्या है, सी के। ये तीनों आपस में बराबर है। देखिए अब सबसे पहले क्या करो आप, आपको लग रहा है कुछ कटे पीटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 सब कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20। अब जिसने अनुपात और समानुपात पढ़ा होगा वो बहुत आसानी से जान जाएगा। अगर हम यहाँ से ए रेशियो बी और रेशियो सी का निकालें, जिसने मुझसे पढ़ा होगा, जिसने मेरी क्लास अटेंड की होगी पहले, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो यहाँ पे क्या करना है, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अगर ये कंडीशन दिया हो और ए बी सी का अनुपात निकालना हो, तो ये वाला ए वाला क्या आएगा, 1/2 आएगा, बी वाला क्या आएगा, 1/3 आएगा, और सी वाला क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा। निकाल लो। अब 2 और 3 और 4 का क्या लेंगे, अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आता है, एलसीएम आएगा इसका 12। 2 3 4 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का इन सब में ऊपर गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको पता है अच्छी तरीके से। आपने 12 का यहाँ पे गुणा कर दिया, 12 का यहाँ पे गुणा कर दिया, 12 का यहाँ गुणा कर दिया, 2 छंग 12, 3 चको 12 और 4 तेईं 12, क्या आ गया, 6 4 3। एबीसी का रेशियो कितना आ गया, 6 4 3। अब ये बोला है कि तीनों की जो आय है कितनी है, 78,000 रुपए है। जोड़ लो, 6 4 10 3 13, 13 13 बराबर कितने के हो जाएगा, 78,000 रुपए की। पूछा क्या गया हमें क्वेश्चन में, बी की आय पूछिए, बी की आय कितनी है, ए बी सी 4, 13 बराबर 78,000 के, तो 4 के बारे में पूछेंगे, तिरछंग 78 होता है, कितने होता है, 6 बार, 13 छंग 78 इतना। तो यहाँ भी करो 6 चौको 24 और कितने कर दो, 3 जीरो यहाँ चेप दो। यानी कि जो बी की आय है, बी की आय कितनी आ जाएगी, वो 24,000 रुपये आ जाएगी। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 115, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातनियों में इस प्रकार, देखिए उसने कह दिया पहला पत्नी, इसके बाद पत्नी तो एक ही होगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 3 पुत्र, ये कह रहे 3 जो है पुत्र है वो, 2 पुत्रियों, 2 पुत्री हो गई, 5 नातिन नाती और नातिन,
में इस प्रकार से वितरित वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों तथा पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को, चलो देखो, वो ये कह रहा है, अभी हमने क्या करा, हमने लिख तो दिया है लेकिन केवल हम अभी किसकी बात करेंगे, पत्नी की बात करेंगे, पुत्र की बात करेंगे, पुत्री की, और नाती नातिन की बात करेंगे। संख्या क्या है हम इस पे अभी गौर नहीं करेंगे, संख्या पे हम बाद में आएंगे। कह रहा है यदि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, प्रत्येक नातिन को प्रत्येक पुत्र का, कह रहा है भाई नातिन जो है इसका पुत्र का 1/8 भाग कितना मिलना चाहिए, पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री को 1/10 भाग। अब देखो 1/8 भाग कह रहा है, यहाँ पे समझना मेरी बात, यहाँ ना लिखूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ। ये कह रहा है 1/8 भाग की बात हो रही है और 1/10 भाग की बात हो रही है। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, एक बहुत सिंपल तरीका है, आप 8 और 10 का एलसीएम निकाल लो। आप 8 और 10 का एलसीएम निकालोगे, 8 और 10 का क्या होगा, एलसीएम निकालो आप, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए 40 आ गया आप। ठीक है, अब देखो प्रत्येक नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1 बटा क्या कह रहा है, प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग। अगर हमने मान लिया कि पुत्र को कितना मिल रहा है, 40, मान लिया कि 40 भाग मिल रहा है, 40 रुपए मिल रहा है, तो नातिन को कितना मिल जाएगा, इस 40 का 1/8, तो कर दो भैया 40 इंटू 1/8 कितना मिल गया, 5 मिल गया। कितना मिल गया, नातिन को कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब फिर अगली लाइन में वो कह रहा है कि प्रत्येक पुत्री का, ये जो 5 मिला है ना, ये 5 मिला है, ये प्रत्येक पुत्री का कितना है, 1/10 भाग है। प्रत्येक पुत्री का कितना है, जो नातिन को 5 मिला है वो पुत्र का तो 1/8 भाग है, और प्रत्येक पुत्री का है 1/10 भाग। अब 1/10 भाग अगर ये 5 है तो पुत्री कितना होगा, आपको मालूम 50 हो जाएगा, तो पुत्री कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, इतना हमने कर लिया। पुत्र को मिलने वाला 40 हो गया, प्रत्येक पुत्री को मिलने वाला 50 हो गया। यहां हमने लिख दिया प्रत्येक, प्रत्येक प्रत्येक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में उसकी पत्नी को, अब पत्नी की बात आ गई, पत्नी के लिए दे रही थी, पत्नी की बात आ गई, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों मतलब सारी की बात कर रहा है। एक पुत्र को अगर ये मिल रहा है कितना, 40 मिल रहा है, तो पूरे को कितना मिलेगा, यहाँ पूरे की बात कर रहा हूं मैं, चलो पूरे की बात कर देता हूँ, पूरों की। एक पुत्र को 40 मिल रहा है तो पूरे पुत्र को कितने मिलेगा, 120 मिलेगा सारे पुत्रों को। एक पुत्री को अगर 50 मिल रहा है तो दो पुत्रों को कितने मिलेगा, 100 मिलेगा। समझना, अब क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों तथा या एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। भाई इनका पुत्र, यहां लिख लो, पुत्र प्लस पुत्री कितना हो गया, 120 और प्लस 100 कितना आ जाएगा, आपने जोड़ा तो 220 हो जाएगा। 220 का 40% किसको मिलेगा, पत्नी को मिलेगा, तो हमने लिख लिया यहाँ पे पत्नी। 220 का 40% निकाल लो आप, कितना आ गया, 88 आ जाएगा, इधर उधर कट जाएंगे इधर। यानी कि पत्नी को कितना मिलेगा, हमने अब पत्नी को निकाल लिया, हमें हमारे हिसाब से पत्नी को कितना मिलना चाहिए, 88 मिलेगा। 88 पत्नी को, पुत्र को इंडिविजुअल बात करें 40 मिलेगा, पुत्री को इंडिविजुअल बात करें 50 मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलो, यदि प्रत्येक पुत्री को पत्नी को 88 मिल गया, अब ये कह रहा है यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 मिले, प्रत्येक पुत्री को, यानी कि इस 50 की वैल्यू प्रत्येक कितने को मिल रहा था, 50, प्रत्येक पुत्री को मिल रहा था 50। 50 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 1,25,000 की, 1,25,000 लिख लिया हमने, 1,25,000। पूछा क्या गया हमसे, पूछा ये गया है तो उसकी पत्नी तथा तीन नाती नातनी को कुल कितना धन मिलेगा। ठीक है, 3 नाती नातनियों को, पत्नी का हिस्सा कितना है, 88, पत्नी का हिस्सा हो गया 88, और प्लस क्या है, 3 नाती नातिन,
तो 88 और एक नाते कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 3 के कितने मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। जोड़ लो, 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1, 110। 50 की वैल्यू है 1,25,000 की, 103 की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल लो। यहाँ पे कितने गुना हो रहा है, ये 5 गुना हो रहा है, नहीं सॉरी 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और एक जीरो भी 200, इतना देखो 25 पंचे 125। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 25 को का गुणा कर दिया, 25 एकम 25, 25 तिहाई 75 और कितने 4 जीरो। नहीं ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 जीरो सॉरी 2 जीरो, यानी कि ये ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 115 तक मैंने आपको करवा दिए हैं, मुझे कहीं अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, इसके बाद मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ओके।